मोटे चावल की खिचड़ी। मालती शर्मा का एक बड़ा परिवार था। उनके परिवार में उनका पति श्यामलाल और उनके 3 बेटे मोहित, प्रियांशु और नितिन, और उनके अलावा उनकी 2 बहुएं, बड़ी बहू शिवानी और मंझली बहू मानवी थी। उनका सबसे छोटा बेटा नितिन अभी कंवारा था। शर्मा परिवार की कमान पहले घर की औरतों के हाथ में थी। घर का राशन पानी लाना वही सब देखती थी, लेकिन फिर भी घर के मर्द उनमें कुछ न कुछ कमियां निकाल ही लेते थे। ओहो, ये क्या फिर से दाल बना दी? इसका तो कोई स्वाद ही नहीं आता। अरे तुम सबको अभी तक राशन लाना नहीं आता क्या? इनको क्या पता पापा कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। एक तो महंगा राशन भी ले आती है, ऊपर से स्वाद भी नहीं। बिल्कुल सही कहा, ना तो ये बचत ठीक से करती है और ना ही राशन लाती है। आप भी ना बस हर वक्त नुक्से निकालते रहते हैं। अगर इतना ही आपको लगता है ना तो आप जाकर खुद ही राशन ले आया करो। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम घर के मर्द ही ले आया करेंगे। फिर कुछ दिन बाद वो सभी मर्द घर का राशन लेने जाते हैं। लो भाई, ये सामान बांध दो। ठीक है, अभी बंधवा देता हूँ। चावल आप अपने हिसाब से देख लो, आपको कौन से चाहिए। चावल? अरे भाई तुम ही बताओ कौन से सही है। एक दुकानदार के लिए उसका सारा सामान ही सही होता है। वैसे ये चावल देखिए, ये अच्छे होने के साथ साथ बढ़िया भी हैं। अच्छा ठीक है, तो फिर तोल दो इन्हें। सारा सामान लेकर वो घर आ जाते हैं, जहाँ मालती शर्मा सारा सामान चेक करती हैं। ये मसाले ठीक है, आ गए। ये दाल भी ठीक है, आटा भी ठीक है। मोहित बेटा, अब वो चावल तो खोल जरा। माँ, ये बासमती चावल है 20 किलो और 10 किलो ये खिचड़ी के लिए खुले चावल। बासमती चावल तो ठीक है, लेकिन है ये क्या? इतने मोटे चावल क्यों उठा लाए? इतने मोटे चावल की खिचड़ी नहीं नहीं नहीं, इन्हें वापस करके आओ। ये बात सुनते ही सभी मर्द एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। तभी श्यामलाल सोचता है, अब अगर मैं इन्हें वापस करने जाऊंगा तो घर वालों के साथ साथ बाहर वो दुकान वाला भी मुझ पर हंसेगा और मेरा मजाक उड़ाएगा वो अलग। कुछ सोच हम, कुछ सोच। अरे नहीं नहीं, ये चावल ये खिचड़ी के लिए होते हैं। क्या आपका दिमाग घास चढ़ने गया है क्या? भला इतने मोटे चावल की खिचड़ी कौन खाता है? वही तो, तुम्हें कुछ नहीं पता कि ये चावल कितना अच्छा होता है। पता है, मेरे सभी पार्क वाले दोस्त कहते हैं कि उन सभी के घर में मोटे चावल की खिचड़ी बनती है और इसकी खिचड़ी सेहत के लिए बड़ी अच्छी होती है। और तुझे पता है मालती, मैं ना मेरे फैमिली डॉक्टर के पास भी गया था। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी रिपोर्ट बड़ी बेकार आई है। मेरा कोलेस्ट्रॉल, शुगर, बीपी सब बढ़ा हुआ है। इसीलिए डॉक्टर ने साफ कहा है कि कुछ दिन तक तुम हेल्दी खाना ही खाओ, जैसे खिचड़ी। इसीलिए चावल तो वापस नहीं होंगे, लेकिन तुम मेरे लिए ही इस चावल की खिचड़ी बना लेना। हे भगवान, आपकी रिपोर्ट इतनी खराब आई है और आप अब ये बात हमें बता रहे हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? अरे बस भी कर मालती, अभी बस शुरुआत है। उसने कहा है बेकार में परेशान हो रही हो, कुछ दिन खिचड़ी खाऊंगा ना तो ठीक हो जाऊंगा। मालती अपने पति की सब बात समझ रही थी। वो जानती थी कि कहीं न कहीं वो ये सब चावल वापस ना करने के लिए भी कह रहे हैं। वो इसके लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि ये उनकी शान के खिलाफ जो था। कुछ देर बाद मालती कहती है, ठीक है बहू, अब ये इतना बोल ही रहे हैं तो तुम कल इनके लिए इसकी खिचड़ी बना देना। अगले दिन दोनों बहुएं सबके लिए टेबल पर नाश्ता लगाती हैं। अरे वाह, नाश्ता बन गया। छुट्टी वाले दिन नाश्ता करने का भी अपना अलग ही मजा है। सही कहा भैया, और ऊपर से उसमें खाने के लिए आलू के पराठे मिल जाएं तो और अच्छा लगता है, और खासकर भाभीयों के हाथों का हो। अरे बस बस, अब आप सब तारीफ करना बंद भी कीजिए। अरे वाह वाह, नाश्ता तैयार है। अरे बहू, सबको नाश्ता दे दिया हो तो अपने बाबूजी को भी दे दो। हाँ हाँ माँ जी, वो मैं भला कैसे भूल सकती हूँ। हाँ हाँ, जल्दी ले आ बहू। श्यामलाल अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाते उससे पहले ही मानवी उनके सामने खिचड़ी परोस देती है। खिचड़ी? हाँ बाबूजी, आपने तो कल कहा था कि डॉक्टर ने कहा है आपकी रिपोर्ट ठीक नहीं है और आपको उन्होंने बस खिचड़ी खाने के लिए कहा है। ठीक ही तो कह रही है बहू, भूल गए क्या? ओह अच्छा, हाँ। तो मैंने कब मना किया, मैं नहीं खाऊंगा। ऐसा कहकर श्यामलाल फिर से खिचड़ी खाने लगते हैं, लेकिन मोटे चावल की खिचड़ी खाने में ही उन्हें बड़ी अजीब लगती है। ओहो, ये मोटे चावल की खिचड़ी तो कितनी अजीब है। लेकिन फिर वो थोड़ी सी ही खाता है। क्या हुआ बाबूजी, और लाऊं? अरे नहीं नहीं, और नहीं चाहिए। ये कैसी बेकार सी खिचड़ी बनाई है तुमने? अभी तक खिचड़ी बनाना भी नहीं आता क्या तुम्हें?
लेकिन बाबूजी, मोटे चावल की खिचड़ी तो ऐसी ही बनेगी। चल चल, कुछ भी मत बोल। ओफो, अच्छा आप शांत भी हो जाइए। बहू, दिन में तुम चावल को कुछ देर तक पानी में भिगो कर रख देना, उसके बाद इसकी खिचड़ी बना देना। बिल्कुल ठीक कह रही है। एक तो इतनी तेज भूख लगी थी, ऊपर से खिचड़ी बना कर रख दी। अच्छा, अब एक काम कर, अभी के लिए मुझे वो आलू के पराठे ही दे दे। उस वक्त मानवी उन्हें आलू के पराठे खाने को दे देती है। फिर दिन के समय, अब इन चावलों को मैंने पूरे 2 घंटे भिगोया है भाभी, लेकिन अब भी अगर ये खिचड़ी ठीक से नहीं बनी तो बाबूजी फिर से हमारे खाने में ही कमियां निकालेंगे। अरे नहीं नहीं, तू फिक्र मत कर, ला मैं बना देती हूँ। इस बार बड़ी बहू खिचड़ी बनाकर तैयार कर देती है। फिर दिन के समय, बाबूजी ये लीजिए, अब हमने इसे पूरी तरह पानी में 2 घंटे तक भिगोया है, तभी जाकर इसकी खिचड़ी बनाई है। अब आपको ये बिल्कुल भी बुरी नहीं लगेगी। इसके बाद ना चाहते हुए भी श्यामलाल को वो खिचड़ी बिना किसी शिकायत के खानी पड़ती है। तो अब कैसी बनी है ये? हाँ, अच्छी बनी है, बस बहू ऐसे ही बनाना। ठीक है बाबूजी, शाम के लिए भी हम चावल अभी से भिगो देते हैं। क्या कहा, शाम के लिए? और नहीं तो क्या जी, आपने ही तो कहा है कि डॉक्टर ने आपको कुछ दिन यही खाने को कहा है। अब रात को भी ऐसा ही होता है। शाम को एक बार फिर वो उसके लिए खिचड़ी बनाती हैं, और ऐसे ही अगले 3-4 दिन तक वो और उन मोटे चावलों की खिचड़ी खाकर पेट भी भारी होने लगता है। फिर आधी रात को, अरे बाप रे, पेट में गुड़गुड़ाहट फिर शुरू हो गई, लेकिन अभी तो फ्रेश होकर आया था, एक बार और होकर आता हूँ। अब वो एक बार फिर से वॉशरूम जाता है, लेकिन जैसे ही आकर बिस्तर पर लेटते हैं तो फिर से पेट में गुड़गुड़ाहट शुरू हो जाती है, और वो फिर से एक बार बाथरूम जाते हैं। तभी मालती देवी की भी आंख खुल जाती है। अजी, क्या हो गया? ये आधी रात को मैराथन में क्यों दौड़ लगा रहे हो? शांति से बैठ क्यों नहीं जाते? मालती, जल्दी से बच्चों को बुलाओ, मोहित को बोलो डॉक्टर को फोन करे, मेरा पेट काफी खराब हो गया लगता है। हाँ हाँ, अभी बुलाती हूँ। मालती अपने बेटों को बुलाती है। क्या बात है माँ, सब ठीक तो है? बेटा, जल्दी से फैमिली डॉक्टर को फोन कर, लगता है तेरे बाबूजी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ माँ, मैं अभी फोन करता हूँ। वो जल्दी से डॉक्टर को घर बुलाते हैं। देखिए, इनके पेट में इन्फेक्शन हो गया। ऐसा लगता है जैसे इन्होंने मोटे चावल जैसी कोई चीज पिछले कुछ दिनों से लगातार खाई है, जो इनके पेट में ठीक से डाइजेस्ट नहीं हुए, और उन्हीं के कारण इनको ये प्रॉब्लम हुई है। लेकिन डॉक्टर, आपने तो इनसे खिचड़ी खाने को कहा है, क्योंकि इन्हें बीपी, कोलेस्ट्रॉल और वो क्या शुगर जैसी बीमारी हो गई है। अरे नहीं नहीं, ऐसा मैंने कब कहा, और भगवान की दया से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, इन्हें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। ये डॉक्टर क्या कह रहे हैं जी? अरे वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो सब तो बस मैंने उन चावल को खत्म करने का तरीका निकाला था, ताकि तुम सब मेरा मजाक ना उड़ाओ। लेकिन शर्मा जी, झूठ बोलने पर आपको नुकसान हो गया, क्योंकि इतने दिनों से आप मोटे चावल की खिचड़ी बस मोटे चावल खत्म करने के लिए खा रहे थे, लेकिन अब आपको अगले हफ्ते भर भी खिचड़ी खानी है, लेकिन मोटे चावल की नहीं, बल्कि दलिया की। मैं समझ गया, घर की औरतों से बेहतर राशन की पहचान और किसी को हो ही नहीं सकती, इसीलिए अब ये काम कोई और कर ही नहीं सकता, इसे अब तुम ही करना। ये सुनकर सभी औरतें हंसने लगती हैं, और इसके बाद अब फिर से घर का राशन लाने की जिम्मेदारी उनके हाथ में हो जाती है। काशीपुर में संध्या अपनी सौतेली माँ उमा, सौतेली बहन स्वाति के साथ रहती थी। उसकी सगी माँ उसके पैदा होते ही मर गई थी। ऐसे ही एक रोज, अरे ओ महारानी, अभी तक पलंग पर पड़ी है, बाहर देख धूप निकल आई है, अब उठ और घर की साफ सफाई कर दे, फिर गर्मा गर्म चाय बना कर ले आ मेरे लिए, और सुन, उसके बाद नाश्ते में खिचड़ी बना दे सबके लिए। माँ, स्वाति भी तो सो रही है, कभी उसको भी बोल दिया करो काम के लिए। मुझसे जुबान चलाएगी? अरे मेरी बेटी से अपना मुकाबला कर रही है, कहाँ वो और कहाँ तू, चल उठ, नहीं तो एक लगाऊंगी। हार थक कर संध्या को उठना ही पड़ता है। वो घर के कामकाज में लग जाती है, लेकिन इन सब से स्वाति काफी आलसी हो गई, और संध्या हर काम में माहिर हो गई, और खासकर खिचड़ी बनाने में। उसे खिचड़ी बड़ी ही पसंद थी। समय बीता और एक बड़े घर से रिश्ता आया, तो उमा ने झट से अपनी बेटी स्वाति की शादी उस अमीर घर के लड़के रौनक से बड़ी धूमधाम से कर दी। रौनक के यहाँ एक नौकर था सूरज, जो कि बड़ा गरीब था। स्वाति की माँ ने चालाकी चलते हुए उसकी शादी अपनी संध्या से करवा दी। स्वाति का पति रौनक बड़ा ही तेज और चालाक था। वो कम पैसों में सूरज से खूब काम करवाता था। ऐसे ही समय बीता।
एक रोज स्वाति बोली, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अब मुझसे खाना नहीं बनता, कोई नौकर रख लो। ये सुनकर रौनक वहीं खड़े सूरज से बोला, अरे ओ बुद्धूराम, कल से अपनी घरवाली को बोलो हमारे यहाँ खाना बना दिया करे, और घर की साफ सफाई और बाकी काम तो तू कर ही लेता है, इससे तुम दोनों की कमाई दोगुनी हो जाएगी, समझा? जी समझ गया मालिक। घर आकर सूरज ने ये बात अपनी पत्नी संध्या को बताई। संध्या को ये बात बड़ी अजीब लगी। वो सब तो ठीक है जी, लेकिन वो मेरी बहन भी है, भले ही सौतेली सही। मैं उसके यहाँ काम करूंगी तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, आप उनको मना कर देना। संध्या ने इसके लिए मना कर दिया। सूरज ने जाकर अपने मालिक से ये बात कह दी। ओह अच्छा, सेल्फ रिस्पेक्ट। तुम यहाँ पर नौकर हो तब तुम्हारी इज्जत कम नहीं होती। अब तुम्हें भी कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है, हम कोई और नौकर और नौकरानी ढूंढ लेंगे, हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, समझे? अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए मालिक। सुनाई नहीं दिया, निकल जाओ यहाँ से। सूरज उदास होकर घर आ गया और सारी बात अपनी पत्नी को बताई। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब क्या करूं? मुझे तो और कोई भी काम नहीं आता, अब मैं घर का खर्चा कैसे चलाऊंगा? ना ही मैं पढ़ा लिखा हूं कि कहीं कुछ नौकरी मिल जाए। आप चिंता मत कीजिए, कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। अगली सुबह सूरज ने संध्या से कहा, संध्या मैं मजदूरी ढूंढने जा रहा हूं, तुम कहीं बाहर मत निकलना और अपना ख्याल रखना, अच्छा? जी ठीक है। सूरज काम ढूंढने निकल गया। वो सारा दिन यहाँ से वहां भटकता रहा, लेकिन उसे कहीं भी मजदूरी नहीं मिली। शाम को उदास होकर वो घर को लौटा और बोला, मुझे तो लगता है कि मेरी बर्बादी के दिन शुरू हो गए हैं संध्या। मुझे कहीं मजदूरी का काम नहीं मिल रहा, अब हम कैसे अपना गुजारा करेंगे? आप परेशान मत होइए, बस ऊपर वाले पर भरोसा रखिए। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैंने खिचड़ी बनाई है, मैं लगा देती हूँ। कुछ देर बाद संध्या उसको खिचड़ी परोसती है। उसके हाथ की खिचड़ी खाते ही सूरज बहुत खुश हुआ। अरे वाह, तुम तो बहुत ही अच्छी खिचड़ी बनाती हो। मेरा तो मन कर रहा है कि पतीला भरकर खा जाऊं। हाँ, घर में भी सभी यही बोलते थे कि मैं खिचड़ी बहुत अच्छी बनाती हूँ। वैसे एक आइडिया है, क्यों ना हम खिचड़ी बेचने का ही काम खोल लें? हाँ कर तो सकते हैं, लेकिन नहीं नहीं, अभी तुम रहने दो, अभी मैं कुछ और काम ढूंढ लूं, क्या पता मिल ही जाए। अगले दिन सूरज फिर काम की तलाश में निकल गया और घर पर बैठी संध्या को एक आइडिया आया। वो थोड़ी सी बचत किए हुए पैसे से खिचड़ी बनाने का सामान ले आई और जल्दी ही चूल्हे पर खिचड़ी बनाकर तैयार कर ली और फिर घर के बाहर एक छोटी सी टेबल पर पतीला रखकर खिचड़ी बनाकर बेचने लगी। वो वहां आने जाने वालों से कहती, आइए आइए, हमारे यहाँ की स्वादिष्ट खिचड़ी खाइए। ये सुनकर कुछ लोग रुक गए। अरे खिचड़ी, अरे वाह, आज तक तो हमने कभी खिचड़ी बिकते हुए नहीं देखी। लाओ लाओ, खाकर देखते जरा। उस रोज संध्या ने 200 रुपए की कमाई कर ली थी। कुछ देर बाद सूरज भी काम से लौट आया। संध्या ने उसे आज की आमदनी दी तो वो हैरान रह गया। ये पैसे कहाँ से आए संध्या? मैंने आज से खिचड़ी का काम शुरू कर दिया, पहले दिन ही अपना धंधा चल पड़ा। क्या सच में? फिर तो अब हम खुद का यही काम शुरू करेंगे। मैं भी अब इस काम में तुम्हारी सहायता करूंगा। अगले दिन से सूरज भी उसके साथ खिचड़ी बनाकर बेचने लगा, लेकिन अब उनका वो छोटा सा टेबल छोटा पड़ने लगा। इसलिए कुछ दिन बाद सूरज एक ठेला ले आया। ये ठेला? हाँ संध्या, अब से हम ठेले पर खिचड़ी बनाकर बेचेंगे, और वो भी आंगन में नहीं बल्कि आगे चौराहे पर, जहाँ से अस्पताल, स्कूल और फैक्ट्री सब पास पड़ते हैं। वहाँ हमारा काम और भी अच्छा चलेगा। संध्या के हाथ में कमाल का जादू था। उसके हाथ की खिचड़ी का जादू तो धीरे धीरे लोगों पर चलने ही लगा था। अब दोनों पति पत्नी ने ठेला अस्पताल के बाहर लगा लिया। तभी वहाँ से रौनक गुजरा, जो अस्पताल से किसी से मिलकर आ रहा था। ठेले की खिचड़ी की महक उसे अपने पास आने से रोक नहीं पाई। अरे वाह, कितनी अच्छी महक है। एक प्लेट मेरे लिए भी लगाना तो। वो क्या ना, अभी तक कोई खाना बनाने वाली मिली नहीं। और तुम्हारी बहन, वो तो बहुत ही आलसी है, खाना बनाना तो उसको आता ही नहीं, इसलिए कई दिनों से बाहर का खाना ही खा रहा हूं। लेकिन अब इतना बाहर का मसालेदार खाना खाकर भी पेट खराब रहने लगा है, इसलिए आज ये हल्की खिचड़ी ही पैक करवा कर ले जाता हूं। रौनक खिचड़ी लेकर घर गया, जिसे खाते ही स्वाति ने कहा, ये खिचड़ी तो बड़ी टेस्टी है, ऐसी संध्या बनाती थी। अरे मैडम, ये उसी की बनाई हुई खिचड़ी है। उसने खुद का खिचड़ी का ठेला खोल लिया है,
अब वो खिचड़ी ही इतनी स्वादिष्ट बनाती है तो खाना कितना अच्छा बनाती होगी। और एक तुम हो जिसे खाना भी बनाना नहीं आता। मेरी तो जिंदगी नाश हो गई जो तुम्हें कुछ भी नहीं आता है। ये सुनकर स्वाति गुस्से से लाल पीली हो गई और संध्या से जलने लगी। उस 2 कौड़ी की संध्या की इतनी मजाल कि उसके कारण मेरा पति मुझे 10 बातें सुनाए। अब देखो मैं कैसे उसे मजा चखाती हूँ। स्वाति ने वो खिचड़ी सारी रात बाहर ही रख दी जिससे वो खराब हो गई। और अगले दिन वो खिचड़ी ले जाकर संध्या के ठेले पर पहुंची जहां ग्राहकों की भीड़ थी। वो गुस्से में बोली, लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करो। देखो सब लोग, मैं इससे खिचड़ी लेकर गई थी, देखो इसमें से कैसी बदबू आ रही है। खराब दे दी इसने, देखो तो कैसी बदबू आ रही है। हाँ, बदबू तो आ रही है। वो सब ग्राहक उसको भला बुरा कहने लगे। ये देख स्वाति बहुत खुश हुई, लेकिन तभी वहां रौनक आ गया। उसे अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। बेवकूफ, ये खिचड़ी तो कल की ले आई है जो मैं लेकर गया था। तो अपनी ही बहन से जलन के मारे इतनी चिढ़ने लगी कि तूने उसके काम को बर्बाद करने की सोची। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये बेचारी इतनी मेहनत से सब काम कर रही है। अरे तो ये दोनों बहनों की बात है। ओहो अच्छा, यानी बाकी सब ठीक है। बहन जी, आप तो हमारे लिए ठेले वाली खिचड़ी लगा दीजिए, हम तो यही खाएंगे। हमारी जुबान से अब इसका स्वाद नहीं जा सकता। हाँ। स्वाति शर्म के मारे वहां से चली गई और अब संध्या के पास और भी ज्यादा ग्राहक आने लगे। उसके ठेले की खिचड़ी फेमस हो गई। आसपास के अस्पताल से भी लोग उसके पास आने लगे, जिससे अब उसकी खूब आमदनी होने लगी। कुछ ही दिनों में उसने खुद की बहुत बड़ी कोठी बना ली, स्वाति से भी काफी बड़ी, और अपना खुद का रेस्टोरेंट भी खोल लिया जिसमें वो खिचड़ी स्पेशल बेचने लगी।